चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं विश्लेषण के लिए राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। राजीव, विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तब भी खूब सियासत हुई, असद का एनकाउंटर हुआ तब भी खूब सियासत हो रही है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। तो इस सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? और यही विपक्षी पार्टियां हैं, जब उमेश पाल की हत्या हुई तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी। अब जब परिवार को न्याय मिला, एनकाउंटर किया पुलिस ने, तो फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक और इसके साथ सवाल ये है कि जब तक इन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, उनको चुनाव ये पार्टियां लड़वाती रहेंगी, तो क्या इस तरह के एनकाउंटर का असर हो पाएगा? देखिए, विकास दुबे का जो अंजाम हुआ और जो अंजाम असद का हुआ, और जिस किसी ने भी उमेश पाल हत्याकांड का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है, और जिस किसी ने भी देखा होगा, वो असद के अंजाम से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई सहानुभूति होगी। हर आदमी ये चाहता होगा कि जैसा किया वैसा भरा, और ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही हुआ है। बात यह है कि उसके अंदाज पर उस पर सवाल उठ सकता है कि एनकाउंटर कैसे किया गया और ये सारी घटना क्या है। एफआईआर की अगर आप कॉपी पढ़ेंगी तो उसमें जिस तरह से बातें लिखी रहती हैं तो कई बार सवालिया निशान उठते हैं। उसमें जो डिप्टी एसपी जो लीड कर रहे थे वो कहते हैं 2 गोली उन्होंने मारी, 1 गोली एक डिप्टी एसपी ने मारी, 1 गोली एक इंस्पेक्टर ने मारी, 1 गोली एक इंस्पेक्टर ने मारी, एक गोली 2-3 हेड कांस्टेबल का नाम बताया उन्होंने मारी, 1 गोली 2 कांस्टेबल ने मारी। तो वो जो घटनाक्रम आप पढ़ते हैं, और आज से नहीं 1970 के दशक से जब ये उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ, 60-70 के दशक से, तब से लेके आज तक आप एनकाउंटर की भाषा पुलिस की देखेंगी तो कमोबेश एक ही तरह की होती है। तो ये सवाल हमेशा से उठते रहे, लेकिन सवाल ये है कि असद जिसने जिस तरह से दुर्दांत अपराध किया था उसका ऐसा अंत हुआ, तो ये इस पर किसी को कोई सवालिया निशान नहीं उठता है। अब सवाल उठता है कि ये अतीक अहमद, मैं बार बार कहता हूँ कि उन दिनों हम लोग इलाहाबाद में रहे हैं और हमने देखा है अतीक अहमद का जलजला। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में विपनेश सबसे ज़्यादा पैसे वाला और सबसे कम पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा संसदीय जीवन वाला बाहुबली या माफिया था है। अगर आप देखें तो उस रेलवे के ठेकों से लेके तेंदुपत्तों के ठेकों, मतलब कोई आप सोच नहीं सकते कि अतीक अहमद का साम्राज्य कितना बड़ा और कितना लंबा था। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ, क्या वो उसके खात्मे की शुरुआत मानी जाए? दरअसल हुआ ऐसा कि 1989-90 के बाद भारत की राजनीति को और उत्तर भारत की राजनीति को आप देखें, 2-3 घटनाएं ऐसी घटी। पहला तो एक आर्थिक उदारीकरण, दूसरा जो आरक्षण का दाव, और तीसरा जो मंडल कमंडल की राजनीति और जो आर्थिक उदारीकरण हुआ। इससे भारतीय समाज और राजनीति बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। सबसे बड़ी बात तो ये आई कि आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत के समाज में पैसे का वर्चस्व बहुत बढ़ गया, आकर्षण बहुत बढ़ गया। एक प्यून भी, एक क्लर्क भी डीएम की तरह रहना चाहता है। अब दोनों के कपड़ों में कोई फर्क नहीं है, अब किसी हायरार्की का कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी करता है लेकिन उसे पैसे के लिहाज से एक ही तरह का जीवन जीने की एक आदत सी पड़ गई है। लोगों को शो ऑफ करने का नेचर है। तो पैसे का समाज में जब वर्चस्व बढ़ता है तब गलत रास्तों पर चलने वाले आपके नायक बनने लगते हैं। एक तो काम जो समाज में हुआ वो ये हुआ। राजनीति में ये हुआ कि मंडल और कमंडल की राजनीति ने भारत का इतना नुकसान किया कि जाति और धर्म के नाम पर विचारधारा को छोड़कर, राजनीति की संगठन को छोड़कर, राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़कर राजनीतिक दलों ने जाति और धर्म के नाम पर टिकटों को देने का काम शुरू किया। और हुआ ये कि जिनको खाकी से डरना चाहिए उन्होंने खादी पहन लिया, एन केन प्रकारेण पैसे कमाए, जबरन वसूली की, शराब के ठेके किए, कोयले के ठेकेदारों को, शराब के ठेकेदारों को, जिनसे एक वक्त में लोग रिश्ता नहीं करना चाहते थे, उनको लोगों ने खादी पहना करके टिकट शराब के ठेकेदारों को संसद पहुंचा दिया, विधानसभा पहुंचा दिया, कोयले के ठेकेदारों को पहुंचा दिया, माफियाओं को पहुंचा दिया, जिनके ऊपर अपहरण के केस थे, जिनके ऊपर
डे लाइट मर्डर के केस थे, उनको पार्टियों ने विधानसभा पहुंचाने का काम किया, माला पहनाने का काम किया। और इसमें आपके पैनल में सारी पार्टियों के नेता होंगे। अगर किसी पार्टी के किसी पैनलिस्ट ने यह कहा कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफ़ेद है, तो मैं एक एक पार्टी का उदाहरण दे सकता हूं और 1.5 मिनट में सारी पार्टियों के लिए मैं नाम के साथ बता सकता हूं कि अगर सबसे पहले किसी बाहुबली पर किसी पार्टी ने हाथ रखा तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने हरिशंकर तिवारी को राजीव गांधी के क्षेत्र अमेठी में चुनाव क्षेत्र के संचालन का जिम्मा दे करके वैधता प्रदान की। अगर सबसे ज्यादा अपराधियों ने टिकट पाया और उन सत्ता के शिखर तक पहुंचने का काम किया, उसमें समाजवादी पार्टी का नाम भी आता है। जो बसपा चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर का नारा देती थी, उसने मुख्तार अंसारी को आज जहां से हमारे प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं उस बनारस संसदीय सीट से जेल में रहते लोकसभा का टिकट देने का काम किया था मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता के खिलाफ। ये बसपा ने किया था। बसपा के और भी उदाहरण है, सपा के बहुत सारे उदाहरण हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को, और सबसे पहले 2004 में डीपी यादव जो पश्चिमी यूपी में आतंक का पर्याय था, 2004 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसे कमल के फूल का पट्टा पहनाने का काम किया था। वो तो अटल जी की एक छोटी सी बाइट थी, जो रिएक्शन पूछा गया उसकी वजह से डीपी यादव को बीजेपी छोड़ना पड़ा। लेकिन बहुत गाजे बाजे के साथ अशोक रोड के मुख्यालय पर मैं उस कार्यक्रम में था, डीपी यादव को कमल का फूल का पट्टा पहनाया गया था। और इसी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको एक जमाने में पूर्वांचल के बाहुबलियों का आका माना जाता था, ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद में न जाने कितनी बार भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, वो आज भी है। बहुत सारे विधायक, मैं एक एक का किसका नाम लूं, इसलिए ये कहना कि ये माफियागिरी सिर्फ अतीक और मुख्तार तक ही महदूद है और इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश में माफिया राज का अंत हो जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो उनके पाले में है वो इस वक्त चुप है और अगर कर भी रहे तो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं की टॉप 10 टॉप 20 की मुकदमों के हिसाब से सिलसिलेवार सूची निकलनी चाहिए। और अगर महीनेवार उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में बात की जाए तो लगेगा कि माफिया राज बिल्कुल खत्म हो रहा है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो खत्म हो भी सकता है।